हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है बेटे ने ऑफिस से भगाया तो अनजान फरिश्ते ने बचाई जान। फिर बेटे को बाप ने दिन में तारे दिखा दिए। जब बेटे ने बाप को भिखारी कहकर धक्के मारकर ऑफिस से भगाया तो एक अनजान फरिश्ते ने की उनकी मदद। पर जब बेटे ने उसे देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह अनजान फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट के भाव लिए रामदास जी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर बैठे हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार बस रास्ते को देख रही थी। जैसे ही किसी गाड़ी की आवाज आती वैसे ही रामदास जी मुड़कर देखने लगते, इस आस में कि शायद उनका बेटा आया है। घंटों तक बैठे हुए बेचारे वहीं पर बैठे बैठे उसका इंतजार करते रहे। एक जगह बैठे बैठे उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया था। उनकी दशा को देखते हुए वहां पर जो चपरासी था उसे उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी दे दी। लीजिए बाबूजी, आप यहाँ बैठ जाइए। वैसे आपका बेटा यहाँ काम करता है क्या? रामदास जी से उस चपरासी ने पूछा तो रामदास जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह जिसका ऑफिस है वही मेरा बेटा है, या यूं कहो कि यहाँ का मालिक ही मेरा बेटा है। चपरासी को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार इनका बेटा आ जाए तो बेचारे उससे बात कर लें। कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। वह लगातार सड़क की ओर देख रहे थे कि तभी अचानक से वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से रोशन निकला, जो कि रामदास जी का बेटा था। अपने बेटे को देखते ही रामदास जी दौड़कर उसके गले लग गए और रोने लगे। रोते हुए वह बोले, रोशन बेटा, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चल। तेरी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। हमें उसे जल्द से जल्द किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिन मशीनों की जरूरत तेरी माँ के इलाज के लिए है वे मशीन उनके अस्पताल में नहीं है। हमें अगर तेरी माँ को बचाना है तो किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना क्या? रोशन ने रामदास जी को पीछे धकेलते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगी और एक दिन तो सबको ही मरना है। और वैसे भी मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। वह तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगा कि तभी रामदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोले, हमारे साथ ऐसा मत कर बेटा। तेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। बस किसी भी तरह अपनी माँ को बचा ले। तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। रोशन ने तेज झटके के साथ अपना पैर छुड़ाया और बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब के सब? दिखाई नहीं देता कि यह बुढ़ा कब से मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तुम लोगों को क्या यहाँ मुंह दिखाने के लिए रख रखा है? फ्री की तनख्वाह लेते हो, जो इतना भी होश नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाए यहाँ चला आता है। और तुम लोगों को इतना ही होश नहीं है, जाने कैसे कैसे भिखारी यहाँ चले आते हैं
कोई काम धाम तो है नहीं, मुंह उठाकर बस चल दिए। 2 पैसे यहाँ मांग लो, 2 पैसे वहां मांग लो, भगाओ इन्हें यहाँ से। रोशन अपने ऑफिस में अंदर चला गया। रोशन तो यह सब बातें कहकर अंदर चला गया, लेकिन रामदास जी अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उन्हीं का बेटा है, जो आज उन्हें न जाने क्या क्या कहकर चला गया। वे बस उसकी बातों को सोचते रह गए और यह सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा झरझर बहे जा रही थी। उन्होंने अपने आप को शायद ही कभी इतना कमजोर और लाचार महसूस किया होगा। उनकी दशा देखकर उस गार्ड को भी उन पर बहुत दया आ रही थी। उसका बस चलता तो वह अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाता। वह रामदास जी से बोला, बाबूजी, यही आपका बेटा था क्या? रामदास जी इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाकर ही हाँ में उत्तर दिया कि यही उनका बेटा है। रामदास जी निरंतर रोए जा रहे थे। गार्ड ने आकर उनसे कहा, बाबूजी, आप यहाँ से जाइए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर कहीं और से पैसों का इंतजाम कराइए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। रामदास जी रोते रोते बोले, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। पहले तो वह गार्ड चला गया, फिर कुछ सोचकर वह दोबारा उनके पास आया और बोला, बाबूजी, अगर सच में वह आपका बेटा है तो आप एक काम कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। फिर देखिएगा आपका बेटा आगे ही आगे पैसे देगा, वो भी उतना ही जितना माता जी के इलाज के लिए चाहिए। उसकी बात सुनकर रामदास जी भी तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। उस गार्ड ने रामदास जी से वहीं बैठने को कहा। फिर उसने किसी को फोन मिलाया और उससे कुछ काम करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद रोशन ने गार्ड को कॉल किया और कहा कि इस बूढ़े को भगाओ यहाँ से, ये तुम्हारे पास बैठा बैठा क्या कर रहा है। इस पर उस गार्ड ने कहा, सर, मैंने इस आदमी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती की तो यहाँ शोर मचा देगा, इसलिए मैंने भी इससे कुछ नहीं कहा। मेरी मानिए तो आप देख लीजिए सर, एक बार मिलने में भला क्या जाता है। लेकिन अगर आप उससे नहीं मिले और उसने शोर मचा मचा के यहाँ सबको इकट्ठा कर लिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और फिर कुछ ही देर में आपके क्लाइंट भी तो आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसे आपको ठीक लगे। इतना कहकर गार्ड ने फोन रख दिया। मुश्किल से 10 सेकंड बाद ही दोबारा रोशन का फोन आ गया। रोशन ने गार्ड से कहा, सुनो, उस बूढ़े आदमी को अंदर भेज दो, पर उसे बोल दो कि इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं गया तो मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। गार्ड ने कहा, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ इसे। उस गार्ड ने रामदास जी को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था कि रामदास जी को अंदर जाने के बाद क्या करना है
और कैसे करना है। फिर रामदास जी ने अपने कदम अपने बेटे के ऑफिस की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह ऑफिस में पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अंदर जाकर वे इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं कि तभी वहां एक चपरासी आया और बोला, आइए बाबूजी, मैं आपको लेके चलता हूँ। यह चपरासी कोई और नहीं बल्कि गार्ड का छोटा भाई था। वह रामदास जी को रोशन के केबिन तक छोड़ देता है। रोशन अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि वह अपने ऑफिस में कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अंदर केबिन में जाने से पहले ही उस पियोन लड़के ने रामदास जी की जेब में एक मोबाइल रख दिया था और रामदास जी से उसे इसी तरह रखने को कहा था। रामदास जी भी अंदर जाकर बैठ गए। फिर वह लड़का जो कि चपरासी था रामदास जी के लिए पानी लेकर आया। रामदास जी थोड़ा सा घबराए हुए थे। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी नजरों से कुछ इशारा किया। रोशन किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त था, इसीलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह लड़का पानी रखकर चला गया। अपना फोन रखकर रोशन अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ तो बताओ क्या बात करनी है? क्यों सुबह से यहाँ पड़े हो? रामदास जी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाने लगे कि तभी रोशन दोबारा बोला, कुछ बको भी, तब से तो बात करने को मरे जा रहे थे और अब मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोल, अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? अब भौंकेगा कुछ? रोशन ने अपने पिता से कहा, पहले तेरा भौंकना तो बंद हो जाए। रामदास जी ने तुरंत उत्तर दिया। तो रोशन अपने पिता का जवाब सुनकर अवाक रह गया। और होता भी क्यों ना, जिसके पिता कभी अपने बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज वही बाप अपने बेटे के सामने इतना बोल रहा था। और इसका कारण था उनके बेटे और बहू द्वारा किया गया वह घटिया बर्ताव, जिसके कारण आज एक पिता अपने बेटे के विरुद्ध होने को मजबूर था। इतना कहने के बाद अब रामदास जी रुके नहीं, बल्कि आज तो उन्होंने अपने बेटे को खूब सबक सिखाया। इसके बाद वे बोले, क्यों बस भौंक लिया तू? जितना तुझे भौंकना था अब मेरी सुन। अगर तू अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब मर्जी तुम्हारी है, या तो अपनी माँ का इलाज कराओ या फिर जायदाद से बेदखल हो जाओ। फिर कभी भी कोशिश मत करना मेरे घर में पैर भी रखने की। इतना सुनना था कि उनका बेटा जोर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करोगे? यह कहते हुए वह और जोर से हंसा और फिर बोला, बेदखल तो तब करोगे ना जब कोई घर तुम्हारे नाम होगा। वह लगातार यही कहे जा रहा था, कितना बेवकूफ बुढ़ा है, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस घर को लेकर कोई रिस्क ले सकता हूँ? और मुझे यह अच्छे से पता था
कि अगर मैं ये सब अपना नहीं बनाऊंगा तो एक दिन तू मुझे बेदखल करने की धमकी जरूर देगा। मतलब ये सब तू क्या बकवास कर रहा है? रामदास जी ने चौंकते हुए कहा। लेकिन यह प्रॉपर्टी मेरी है। यह प्रॉपर्टी तेरी है नहीं, तेरी प्रॉपर्टी थी बुढ़े। अब यह मेरी प्रॉपर्टी है जिस पर मेरा अधिकार है। क्यों? सुनकर धक्का लगाना। मैंने तो उस दिन जो तुझसे हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर पर जब साइन करने को कहा था ना, तब उन्हीं पेपरों के बीच मैंने उस घर के कागज भी लगा दिए थे और तभी से वो घर मेरे नाम है। क्या इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? कितना कमीना इंसान है तू। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए वह अपनी बात कह रहे थे। मैंने तुझे अपनी औकात से बढ़कर सुविधाएं दी। जिस चीज पर तूने हाथ रखा हर वह चीज तुझे दिलाने की कोशिश की, चाहे वह मेरी हैसियत के बाहर ही क्यों ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुझे एक अच्छा इंसान न बना सका। अचानक ही अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो मुझे वह इंश्योरेंस के पेपर दे दे। मैं उससे ही तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। फिर मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। बस वह कागज मुझे दे दे। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। वह अपने बेटे के पैरों में गिरते हुए बोले। इस पर उनका बेटा उन्हें दोबारा धकेलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से बाहर। अब कोई पेपर वेपर मेरे पास नहीं है। वो पेपर तो मैंने तुझसे साइन लेने के बाद ही फाड़ दिए थे। मुझे तो तुझसे बस अपने कागजों पर दस्तखत चाहिए थे। इसलिए जब मेरा काम हो गया तो मैंने वह कागज फाड़ कर फेंक दिए। बस अब हो गई बात, या अब भी कुछ बाकी है? रामदास जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोले, अगर पेपर नहीं है तो मुझे मेरे वह पैसे वापस कर दे जो अभी 6 महीने पहले मैंने बैंक में जमा करने को दिए थे। मैं उन्हीं पैसों से तेरी माँ का इलाज करवा लूंगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है और अगर पैसा मजबूरी में काम ना आए तो क्या फायदा। ला, तू मुझे वह पैसे निकाल कर दे दे। इस पर भी उनका बेटा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। यह सुनकर तो जैसे रामदास जी पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वही पैसे उनकी आखिरी उम्मीद थे अपनी पत्नी को बचाने की, और ऐसे में उन पैसों का ना मिलना बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत था। वे अब भी खुद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, वही 50 लाख रुपए जो मैंने गांव की जमीन बेचकर तुझे बैंक में रखने को दिए थे। और हाँ, अब यह मत कहना कि मुझे नहीं पता, वरना रामदास जी ने थोड़े गुस्से में कहा। तो रोशन और तेज चिल्लाकर बोला, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, लिए हैं मैंने तुझसे 50 लाख रुपए और अब मेरे पास वह पैसे नहीं है। वो पैसे मैंने अपने काम में खर्च कर दिए। उन्हीं पैसों से मैंने ये ऑफिस बनवाया है, और हाँ, अब उनमें से एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। तुझसे जो किया जाए तू वो कर। अब निकल यहाँ से, वरना यहीं से लात मारता हुआ बाहर तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। आया समझ? चल निकल यहाँ से। यह कहता हुआ रोशन अपने पापा को अपने ऑफिस से बाहर की ओर धकेलने लगा।
और ऑफिस से बाहर धकेलता हुआ वह बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए? लेके जाओ इन अंकल को। मैंने इनकी मदद करने के इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था और अब ये है कि हद है। अरे जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। कह रहे हैं कम से कम 50-60 हजार रुपए की मदद चाहिए, वरना तो नहीं जाएंगे। जाओ, मैंने इन्हें 10,000 रुपए दे दिए हैं, अब भेजो इन्हें बाहर। जाओ इन्हें लेके। यह कहते हुए वह अंदर चला गया और अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था वह आया और रामदास जी को लेकर चला गया। सभी ऑफिस के लोग सोचने लगे कि वाह, हमारा बॉस कितना अच्छा है, कितना दान पुण्य करता है और तो और कितने गरीबों की मदद भी करते हैं। और यही सब सोचकर तो रोशन ने भी यह सब किया था। जब उसके सभी एम्प्लॉयज उसकी तारीफ कर रहे थे या तारीफ करने में लगे हुए थे, तो उसी समय रोशन के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 पुलिस वाले ऑफिस के अंदर आए, जिससे बाकी के एम्प्लॉयज भी अपना काम छोड़कर यह देखने लग गए कि ऑफिस में आखिर पुलिस कैसे आई है और किसके लिए आई है कि इतनी ही देर में 2 पुलिस कांस्टेबल रोशन के केबिन में गए और रोशन को लगभग घसीटते हुए बाहर तक लाए। और फिर इंस्पेक्टर ने रोशन से कहा, क्या तुमने उनके पैसे लेकर धोखे से इनका घर अपने नाम कराया है? रोशन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जी नहीं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने रोशन से दोबारा पूछा। इस बार बाहर की तरफ से रामदास जी अंदर आए, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए तो रोशन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने रामदास जी से पूछा, आप बताइए, क्या इसी ने धोखे से आपका घर हड़प कर आपके पैसे भी हड़प लिए हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रामदास जी बोले, जी हाँ सर, यही है वह नालायक बेटा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज वहीं खड़े हुए थे। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख रोशन चिल्लाता हुआ बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं या फिर तुम्हारा घर हड़पा है? नहीं है ना कोई सबूत? होगा भी कैसे? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बूढ़ा पागल हो गया है और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को। इन लोगों को कोई अमीर आदमी मिल जाए तो बस यह उससे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए यह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। आज सुबह से ही यह मेरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ लीजिए। ऑफिस के सभी लोगों ने भी गर्दन हिला दी। सर, यह आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, रोशन ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इतनी ही देर में ऑफिस के ग्रुप में किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें रोशन सारी बातें अपने मुंह से कबूल कर रहा था और वह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रोशन के गार्ड ने भेजा था और उस वीडियो को बनाने में गार्ड और पियोन दोनों की मदद लगी थी
और इन दोनों की मदद से रामदास जी यह वीडियो बनाने में सफल हुए, जिसमें रोशन ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। दरअसल जब वह पियोन रामदास जी को अंदर छोड़ने गया था, उससे पहले ही उसने उनकी जेब में एक फोन रख दिया था, जिसका कैमरा उसने इस तरह से सेट किया कि रोशन को शक भी ना हो और रामदास जी उससे जो भी बात कर रहे हैं वह सब बातें रिकॉर्ड होती रहें। रोशन की यह वीडियो अब ऑफिस के हर व्यक्ति के फोन में पहुंच चुकी थी। वही वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए रामदास जी बोले, सर, यह रहा सबूत कि इस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे किसी भी तरह मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जिसे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेहरबानी करके आप इस आदमी से कहिए कि यह मेरे पैसे आज की आज लौटा दे। मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ, वरना आप इसे अभी पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। इंस्पेक्टर ने जब वह पूरा वीडियो देखा तो इंस्पेक्टर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और रोशन को थप्पड़ लगाते हुए बोला, हरामखोर, तेरे जैसा कमीना बेटा अब तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर सच में भी तेरे जैसे कमीने बेटे होते हैं। नालायक, आज चल तू थाने, देख तेरा क्या हाल बनाता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझ जैसे कमीनों की वजह से ही आजकल की औलाद अपने माता पिता को कुछ नहीं समझती। जैसा वे देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हुआ रोशन इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपने पापा के सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। मेरी कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही है और अभी नया नया ऑफिस शुरू किया है। ऐसे में 50 लाख रुपए का एक साथ इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं पापा को उनके पैसे लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर ने रामदास जी की ओर देखा। रामदास जी बोले, नहीं साहब, मेरी पत्नी के पास इतना समय नहीं है। मुझे आप अभी के अभी पैसे दिलाइए, चाहे कैसे भी हो, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर ने रोशन से कहा, रोशन, या तो तू अभी के अभी 50 लाख रुपए और इनका मकान इन्हें वापस कर, वरना तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जीवन भर खुद को बचा नहीं पाएगा। तेरी पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसते पीसते निकल जाएगी। इस पर रोशन बोला, सर, आधे घंटे का समय दीजिए बस। इंस्पेक्टर ने कहा, रामदास जी, आप अस्पताल जाइए और डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिए। आधे घंटे बाद रोशन आपको हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए देकर आएगा और आपके घर के कागज भी, है ना रोशन? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। आधा घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। रामदास जी अस्पताल के लिए चले गए और डॉक्टर से इंस्पेक्टर की बात करा दी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी को बड़े अस्पताल में ट्रांसफर करा दिया और वहां पहुंचे। उससे पहले रोशन वहां पहुंच चुका था। रोशन ने अपने पिता के हाथ में
50 लाख रुपए थमा दिए और उनके घर के कागज भी। फिर गुस्से में लाल आंखें लिए वहां से चला गया। आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह तो अपने पिता पर ही गुस्सा निकाल रहा था। उसे इसमें भी अपने पिता की गलती नजर आ रही थी, पर रामदास जी संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरकार बचा ही लिया। इतनी मुश्किलों के बाद ही सही, पर उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए ना सही, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते रोशन का बेटा 16 साल का हो गया। अब तक रामदास जी और उनकी पत्नी अपने घर में ही रहते थे और बचे हुए पैसों से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आखिर उनका खर्चा ही कितना था? 2 बूढ़े पेट, 2 रोटी इस वक्त, 2 रोटी उस वक्त, बस इतना सा खर्चा था। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस वैसा ही कुछ हुआ रोशन के साथ। रोशन ने अपने माता पिता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया, उसे आज उसका परिणाम मिला जब उसके 16 साल के बेटे ने उसे गाली देकर पीछे धकेल दिया और बोला, इट्स माय पर्सनल लाइफ, जो मेरा मन आएगा मैं वह करूंगा। आगे से अगर मेरी लाइफ में दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अपने बेटे की इस हरकत पर रोशन ने उसे खूब मारा पीटा, लेकिन जब रोशन ने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी पलटकर रोशन को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उस पिता पर क्या बीतती है। लेकिन इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि आज वह वही काट रहा था जो उसने कल बोया था। और फिर यही तो संसार का नियम है कि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।